वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 जो कि चल रहा है कि 14 अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं वो 100% रियल प्रश्न है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अब क्वेश्चन टॉपिक दर टॉपिक रिपीट हो रहा है। जो कि टॉपिक पिछला शिफ्ट में पूछा गया है वही टॉपिक आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए टॉपिक दर टॉपिक आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। जैसे कि बुक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड कब प्रकाशित हुआ, कौन सा प्रकाशन है। उसी तरह युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले जो भी टॉपिक हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो टॉपिक एग्जाम देने से पहले वीडियो को देखकर ही जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? तो यह विभाजित करता है लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह से। और दोस्तों, आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? तो बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला जो है वह मधुबनी पेंटिंग है, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह कंप्यूटर पर जो है Ctrl+V दबाने पर क्या होता है? तो दोस्तों, सभी को पता है कि Ctrl+V दबाने पर इसे पेस्ट कमांड कहा जाता है। और इसके द्वारा जो हमारे द्वारा कॉपी किया जाता है टेक्स्ट को, इमेज को, वो उसी जगह पे पेस्ट किया जाता है जहां हम पेस्ट करते हैं। जैसे कि डाटा कॉपी करना और कट करना, वह चयनित स्थान पर चिपकाया जाता है, इसे ही पेस्ट करता है। यानी कि Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में सबसे पहले विदेशी आने वाले कौन थे? तो दिया गया होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे पहले आए थे? तो इसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट, जो वर्तमान में कोझिकोड केरल में पहुंचे थे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कोझिकोड कहाँ है ये पूछा जाएगा, सॉरी कालीकट कहाँ है तो पूछा जाएगा। तो ये केरल में है, ये आपको याद रखना है। रेडियो सक्रियता का मान कितना होता है? तो दोस्तों, रेडियो सक्रियता का मान होता है, यह बेकुरल में मापा जाता है। ये आपको याद रखना है, बेकुरल में। इसका मान मापने की एसआई इकाई बेकुरल है, जबकि पुरानी इकाई क्यूरी है। ये आपको याद रखना है। और एक क्यूरी बराबर आने वाले एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो ये आप याद रखिएगा, 3.7 × 10⁻10 बेकुरल होता है। हमारा अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो यह थे फजल अली और KM पनिकर, जो कि सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और KM पनिकर सदस्य थे और HN कुंजूर जी सदस्य थे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली जी थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितना नंबर का मनाया गया था? दोस्तों, यह मनाया गया था 15वां नंबर का। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे रिलेटेड आप जानकारी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और यह पहली बार कब मनाया गया ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो यह होगा कि 2011 में पहली बार मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और यह पूछा गया हो सकता है दोबारा भी यह क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मिल्खा सिंह थे। इन्होंने यह पदक
1998 में जीता था, जो कि कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल में 440 यार्ड दौड़ में यह पदक जीता था। दोस्तों आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा कब जीते थे, तो 1998 में। ये आपको याद रखना है। कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था, तो कार्डिफ का राष्ट्रमंडल खेल था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इसरो ने अपनी 101वीं मिशन कब लॉन्च की, तो यह लॉन्च किया गया था 18 मई को 2025 में। ये आपको याद रखना है। और यह मिशन PSLV C61 के माध्यम से ESO-09 सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। यह मिशन था PSLV C61 और EOS-09 सैटेलाइट का नाम था। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसे आप याद ही रखिएगा कि यह सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है अपनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अलादीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी, तो यह इसलिए लागू किया गया था क्योंकि यह नीति मुख्य रूप से अपनी विशाल सेवा के लिए कम कीमतों या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्रोह को रोकने के लिए लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिति को बनाए रखना था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, दोस्तों किसी भी एग्जाम में 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इससे जितने भी रिलेटेड शब्द हैं आपको याद ही रखने होंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न हर एग्जाम में पूछते हैं और एक बार नहीं 4 से 5 बार यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था शिक्षा को, वन को, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है इतने वर्ड को। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था उत्तर पूर्वी भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो उत्तर पूर्वी पूरब में जो है नागा जनजाति निवास करती है, खासी जनजाति निवास करती है, गारो जनजाति निवास करती है, मिजो जनजाति और अंगामी जनजाति पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जनजाति निवास करते हैं। तो इनमें से जो भी प्रश्न में दिया गया होगा वह सही आंसर होगा आपका। हमारा अगला प्रश्न, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी यहाँ पे सीट हो सकती है, तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। ये आपको याद रखना है और न्यूनतम 60 सीटें होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है कि अधिकतम 500 सीटें और न्यूनतम 60 सीटें होती है। जबकि कुछ राज्यों में जैसे कि सिक्किम, गोवा और मिजोरम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि संसद के विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने का अनुमति दिया गया है। तो दोस्तों कौन कौन है, ये सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड जो है नामक सिविल डिफेंस अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में या उसके द्वारा शुरू किया गया था। ये सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था। दोस्तों हमारे द्वारा जो पिछला 12 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यह डिटेल बताया गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना था। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रिपीट कर दिया गया, इसलिए आपको मैंने बताया ही जो भी टॉपिक
टॉपिक हमारे द्वारा डिटेल में किया जा रहा है उस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उन सारे वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.685 वर्ष 2023 में भारत का स्कोर था, जो कि 2025 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो यह डाटा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वर्ष 2025 की रिपोर्ट जो 6 मई 2025 को प्रकाशित हुई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, दिमित्री मेंडलीव आर्मी कब बनाई गई थी, आवर्त सारणी कब बनाई गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा जो है आवर्त सारणी कब बनाई गई थी, तो यह बनाया गया था 1869 में। ठीक, तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़ा गया था। तो दिमित्री मेंडलीव के द्वारा 1869 में ये आवर्त सारणी बनाया गया था। और इससे रिलेटेड हेनरी मोजले, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया, जिससे तत्वों के गुणा को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। तो यह सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, एसी और एसटी के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एसी एसटी से जो है काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इन टॉपिकों से आप प्रश्न एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज में एसी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। इसमें पंचायत में कुल सीटों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें एससी और एसटी आरक्षण भी शामिल है। दोस्तों इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 300A में किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो वह है अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। यह परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया है। दोस्तों यह भी टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो 14 शिफ्ट के सभी शिफ्टों में पूछा गया था वह क्वेश्चन यह है कि शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है। तो शहरी विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं थीं, जिसमें से प्रमुख है प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी के लिए है, और अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। ये सभी शहरी विकास के लिए प्रमुख योजनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, आहार रिस मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है। तो आहार रेशम जो है यहाँ पे रेशम होगा, रेशम मुख्य रूप से पाचन और उचित मल त्याग में मदद करता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्लेटो के, यहाँ पे क्वेश्चन लगता है मिस्टेक हो गया दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। प्लेटो के यहाँ अपसारी होगा। अपसारी का मतलब क्या होता है, तो भूगोल में अपसारी का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे धंसना या खिसकना। यह प्रक्रिया अधिकतर महासागरीय और महाद्वीपों प्लेटों के बीच होती है और इससे पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। यह सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कि प्रश्न आप जानते नहीं होंगे, लेकिन वह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसीलिए शिफ्ट काफ़ी हार्ड होता चला जा रहा है। इसलिए जो भी टॉपिक हमारे द्वारा बताया जा रहा है उन टॉपिक को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएं, क्योंकि हो सकेगा जितना हम उन सभी टॉपिकों को कवर करवाने की कोशिश करेंगे जो टॉपिक का आपसे छूटने वाले हैं। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन
प्लास्टर कहाँ शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया है, सॉरी यहाँ पे क्लास्टर होगा, क्लास्टर कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लास्टर शुरू करने वाला राज्य सिक्किम था। यह पहला प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम के सोरेंग जिले में आयोजित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, सिक्किम के सोरेंग जिले, क्योंकि एग्जाम टॉपिक दर टॉपिक पूछा जा रहा है, तो यह टॉपिक भी उठाया गया। तो किस जिले में शुरू किया गया था? तो सिक्किम के सोरेंग जिले में, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश राज्य से था, और यह रामगढ़ राज्य की रानी थी, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ वीरता से लड़ी थी। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, यह रामगढ़ की रानी थी, 1857 में के विद्रोह में यह लड़ी थी। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की रानी थी। हमारा अगला प्रश्न था, पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उड़ीसा रहा था। डिजिटल इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड, चिली, सिंगापुर के बीच। इन 3 देशों में ने 12 जून 2020 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों यह आपको याद रखना, तीनों देशों का नाम न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है? तो ये तीनों हैं, ये आपको याद रखना, न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हाल ही में सौरभ चौधरी ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह इवेंट था कितना? तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में यह उपलब्धि हासिल किया था। यहाँ 10 मीटर एयर पिस्टल हो जाएगा। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा में हासिल की थी, जहां उन्होंने सुरुचि सिंह के साथ मिलकर यह स्थान हासिल किया था। ये भी आपको याद रखना है, सुरुचि सिंह, क्योंकि हो सकता है इनके पार्टनर के बारे में आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सह्याद्री और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, गीतांजलि किस प्रकार की रचना है? तो यह है गीतांजलि जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है। यह मुख्य आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण कविताओं का संकलन है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही मिला था। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, राम गोपाल को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों यह वीरता पुरस्कार वर्ष 2025 में भारत के दूसरे सबसे बड़े शांति कालीन वीरता पुरस्कार कृति चक्र से सम्मानित किया गया, और यह आंध्र प्रदेश से हैं, ये आपको याद रखना है। अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड कि राम गोपाल कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, यह पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था गोपाल के ने किया था, और 1750 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो वह देता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, जो कहता है कि यदि कानून प्रावधानों के विपरीत है तो वह शून्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 106वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में जो हुआ था किससे संबंधित है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह इससे रिलेटेड बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह क्या है कि लोकसभा, सभी राज्य विधायिका और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के सीटों का 1/3। देखिए बार बार हमारे द्वारा बताया जा रहा है कि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। यह कितने बार पूछा जाएगा? 12,
तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख, तीनों शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि टॉपिक दर टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सुनिश्चित करता है। आरक्षित सीटों में भी लागू होगा और 15 वर्षों के लिए रहेगा, ये आपको याद रखना है। इस संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से कौन सा अनुच्छेद को जाना जाएगा? तो 106वां संविधान संशोधन को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत संविधान में निम्नलिखित संशोधन शामिल हैं। पहला, जो कि अनुच्छेद 330A लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है। दोस्तों यह आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 330A क्या है, तो यह लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 332A क्या है? तो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। और आगे के अथी में पूछा जा सकता है अनुच्छेद 239A उद्देश्य दिल्ली के लिए, मतलब दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है। और अनुच्छेद 334A आरक्षण सीटों के लिए परिसीमन के बाद रोशन की व्यवस्था है, ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, स्पेस एक्स मिशन से कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला, मतलब ज्वाइंट करने वाला बन गया है? तो दोस्तों इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ने वाला प्रदर्शन किया, जिससे भारत इस उपलब्धि वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है कि स्पेस एक्स के मिशन के द्वारा अंतरिक्ष सैटेलाइट को जोड़ने वाला कितना नंबर का देश बन गया है? तो दोस्तों यह चौथा नंबर का देश बन गया है। और सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक दर टॉपिक पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमारे द्वारा जो भी डिटेल दिया जा रहा है वो आप एग्जाम देने से पहले। अग्नि प्राइम मिसाइल की विशेषता क्या है? क्या इस पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और क्या इसमें क्रायोजेनिक इंजन है? तो दोस्तों अग्नि प्राइम एक नई पीढ़ी की 2 चरणीय ठोस ईंधन ब्लास्टिक मिसाइल है। क्या भूमि आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जाती है, ना कि पनडुब्बी से, ये आपको याद रखना है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता है। क्रायोजेनिक इंजन मुख्यतः अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों में उपयोग होता है, जबकि अग्नि पी ठोस ईंधन है। ये आपको याद रखना है कि अग्नि पी ठोस ईंधन है। इसका रेंज जो है 1000 से 2000 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और यह हल्की अत्यधिक गाइडेंस सिस्टम से लैस है, ये भी आपको याद रखना है। यह पहले के अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण है और बेहतर सटीकता प्रदान करती है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 2025 हुआ दोस्तों, यहाँ पे 2025 में किस हाई जंप खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, जो एक पैरालंपिक हाई जंप खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में वर्ष 2025 में हाई जंप T64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आप याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार टोटल 4 लोगों को मिला है। कौन कौन? हरमनप्रीत सिंह, मन्नू भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये हॉकी खिलाड़ी हैं, मन्नू भाकर निशानेबाजी हैं और डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं जो कि हाई जंप में जीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 के अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है द्वैत शासन प्रणाली, जिसमें प्रांतीय शासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इसे 2 भागों में बांटा जाता है, ये आपको याद रखना है। पहला रिजर्व सब्जेक्ट, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले, पुलिस आदि जो गवर्नर और उनके कार्यकारी के नियंत्रण में रहते थे। और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आदि जिनका संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो प्रांतीय विधान परिषद को उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू हुई थी और इसका उद्देश्य प्रति में
प्रति वर्ष में आंशिक जिम्मेदारी शासन स्थापित करना था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 2025 में कौन फिल्म फेस्टिवल में कौन से अभिनेता को प्लम द ऑर्डर माने समीक्षात्मक मान्यता लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो वे थे अमेरिकी अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा कि वह अभिनेता थे अमेरिकी अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो। इन्हें यह पुरस्कार लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा प्रदान किया गया था। ये भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और कांस फिल्म फेस्टिवल वर्ष 2025 में ईरानी फिल्म जाफर पन्ही की फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट ने प्लामे डी और जीता, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब 5वीं अनुसूची किन किन राज्यों को छोड़कर लागू होता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों को में लागू होता है। और इसमें जो है क्या है कि इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष जिम्मेदारियां दी गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा, भूमि और सामाजिक आर्थिक विकास की रक्षा करना है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? तो वह यह किया गया है, सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 का सब्क्लाव 1 के सब्क्लाव ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 1990 में शुरू किए गए जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य कितने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था? तो यह 3.2 बिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में वह प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा भी जा रहा है। उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया था माइका, बॉक्साइड और चूना पत्थर, ये तीनों दिया गया था, माइका, बॉक्साइड या चूना पत्थर। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा माइका का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता, ये आपको याद रखना है, और उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत पत्थर उपकरण तकनीक निम्न में से कौन सी युग में प्रचलित थी? तो यह था मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में यह प्रचलित थी। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2025 में 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन बने कि कितना नंबर का वर्ष 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था? तो यह 17 नंबर का हुआ था। किनके द्वारा मदर मेरी कम्स बुक लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अरुंधति रॉय। यह बुक के वर्ष 2025 में पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल ज्ञान देने और न्यूनतम रोजगार से अधिक कमाई प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वह योजना था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? तो वह युद्ध अभ्यास था अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया था। यह एक्सरसाइज अप्रैल 2025 में हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल सुखोई
30 MKI और अन्य आधुनिक विमान के साथ कोऑर्डिनेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इन्फोसिस सेंटर 1994 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, फोल्डर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है फोल्डर बनाने में नाम देना, क्योंकि नाम यदि नहीं दिया जाए फोल्डर बनाने में तो वह फाइल का किसी भी तरह से हम लोग ढूंढने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए फोल्डर बनाने में सबसे पहले नाम देना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की पुरानी बिल्डिंग में स्थित है। तो क्या स्थित है? तो यह रिपन बिल्डिंग में स्थित है। ये आपको याद रखना, मतलब ग्रेटर चेन्नई जो है कहाँ स्थित है? तो रिपन बिल्डिंग में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और यह क्या है? यह बिल्डिंग चेन्नई के पीपल्स पार्क के एक हिस्से पर बनी है और 1913 में निगम इसमें स्थानांतरित हुआ था। विपिन के नाम पर रखा जाता है। सॉरी, यह जो है रिपन के, लॉर्ड रिपन के नाम पर रखा गया है। ये आपको याद रखना है, जिन्हें स्थानीय स्वशासन सुधारों की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ रिपन होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता था? तो कच्चा माल निर्यात किया जाता था। हमारा यहीं पे ये 14 अगस्त के जो टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ऑल शिफ्ट के, समाप्त होते हैं। इसमें हमारे द्वारा लगभग आपको 70 से 80 प्रश्न बताए गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं और टॉपिक दर टॉपिक रिपीट किए ही जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन क्वेश्चन को एग्जाम देने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं और हमारे द्वारा जो वीडियो लाया जाएगा टॉपिक दर टॉपिक, उसे आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि हमारे द्वारा वही वीडियो आप लोगों के लिए लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जा रहे हैं और उन टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स जरूर से जरूर आने की संभावना है। इसलिए उन टॉपिक को आप एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख के जाएंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ और वो क्वेश्चन 100% रियल प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए उन प्रश्नों को भी आप जरूर से जरूर देख कर ही जाएं। तो चलिए अब हम आपसे यहीं पे इस वीडियो को के साथ अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।